ये छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है बेसिकली हमने जीना और गोल्ड कनेक्ट के नाम से, कि इसमें हमने जीना और गोल्ड दोनों को कनेक्ट करके आपस में क्या सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज हो सकती हैं और आपस में क्या हम किस तरह से न्यू जो इसमें चेंजेस आए हैं उनको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अब हम स्टार्ट करते हैं जीना गोल्ड कनेक्ट को 2024 के नाम से। अच्छा, एस्थमा की डेफिनेशन हर चीज़ को भी आनी चाहिए। ये जीना की गाइडलाइन की है और यही हू बहू हमसे पूछी जाती है। जिस तरह कम्युनिटी मेडिसिन में होता था ना कि डेफिनेशन ए बी सी भी चीज़ नहीं करनी, तो इसी तरह से एस्थमा इज ए heterogeneous disease usually characterized by chronic airway inflammation. It is defined by the history of respiratory symptoms such as wheeze, shortness of breath, chest tightness and cough that vary over time and intensity together with variable expiratory airflow limitations. तो ये एदमा है कि जो डेफिनेशन है ये इसको एक्सप्लेन करिए कि ये बीमारी क्या है। सिम्टम्स हैं जिसमें वीज है, डिस्निया है, आपका चेस्ट टाइटनेस है, ड्राई कफ होती है अमूमन, और ये टाइम टू टाइम इंटेंसिटी में भी वेरी करती है और इसमें एक्सपिरेटरी फ्लो भी लिमिटेशन वेरिएबल होती है। मतलब कि आपका पीक फ्लो रेट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होगा, वो जो इसके डायग्नोसिस क्राइटेरिया होता है वो अभी हम करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों को पता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज IgE मेडिएटेड रिस्पांस होता है जिसमें एंटी हिस्टामीन और वो इसलिए यूज की जाती है क्योंकि वो उनकी वजह से सारा इशू होता है, लिकोट्रीन या प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह है। अच्छा, इसमें एक चीज बस याद रखनी है कि इसके दो टाइप्स नाम यूज होते हैं, वायवा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिनोटाइप्स ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा क्या हैं और एंडोटाइप्स क्या हैं। एंडोटाइप्स तो मैंने यहाँ पे नहीं बताया, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, वो भी बहुत आसान है। फिनोटाइप्स का याद रखना कि कुछ सेट ऑफ पेशेंट्स है ना, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती है, उनको हम उसके अंदर कह देते हैं कि इसकी फिनोटाइपिकली ये है। उसमें जो दो कॉमनेस्ट है वो एक एलर्जिक है और नॉन एलर्जिक एस्थमा है। ये दो कॉमनेस्ट है। एलर्जिक से वो है जो कॉमन है, फेमिलियर होती है, टॉपिक के साथ आती हैं, यूसिनोफिलिया मिलता है, ये सारे इसी तरह से आपके प्रेजेंट करते हैं। चूंकि ये यूसिनोफिलिक है तो ये स्टेरॉइड को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। जो नॉन एलर्जिक हैं इसको हम न्यूट्रोफिलिक एस्थमा भी कहते हैं। ये इनमें प्रीडोमिनेटली न्यूट्रोफिल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और स्टेरॉइड का पूरा रिस्पॉन्स आता है इन पेशेंट्स के अंदर। तो ये दो मेन टाइप्स हैं फिनोटाइप्स जिनको हम कहते हैं। फिर आप काफी पेशेंट देखते हैं जो अडल्ट ऑनसेट एस्थमा के साथ आते हैं। पहले तो हम कहते थे ना कि चाइल्डहुड से चलता है और आगे जाते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जो अडल्ट ऑनसेट में आते हैं, जो मोस्ट कॉमन फीमेल्स के अंदर होता है, और इसमें सबसे बड़ा ये वन ऑफ द डिफिकल्ट कंट्रोल ब्रोंकियल एस्थमा होता है जो अडल्ट ऑनसेट होता है, क्योंकि इसमें बड़ी हाई डोज स्टेरॉइड्स और आपको देनी पड़ती है काफी ज्यादा। फिर कुछ पेशेंट्स आपके अस्थमा के आते हैं जिसमें परसिस्टेंट एयरफ्लो लिमिटेशन होती है। मतलब आप तो ये कहते हैं ना ब्रोंकोडायलेटर दिया, आपकी रिवर्सिबिलिटी हुई, वो फिर चेंज हो जाए। इनमें परसिस्टेंट एयरफ्लो लिमिटेशन परसिस्ट करती है आगे, और जो फुली तरह रिवर्सिबल नहीं होती। तो ये भी काफी, और इसमें क्या ये अमूमन वो पेशेंट होते हैं जो क्रोनिक एस्थमा ब्रोंकियल एस्थमा जिनको हम लेबल कर देते हैं, ये वो कैटेगरी होती है। इनमें मसल जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिपीटेड इन्फेक्शंस और रिपीटेड इन्फ्लेमेशंस की वजह से रिमॉडलिंग हो जाती है, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ये वो पेशेंट्स हैं जिसमें हम थर्मोप्लास्टी वगैरह करते हैं, उस मसल मैस को रिमूव करते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह एक पेशेंट होते हैं एस्थमा विद ओबेसिटी। ओबेसिटी में बहुत कॉमन है, काफी पेशेंट आएंगे जो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होते हैं, हम स्लीप एपनिया देखते हैं तो पता चलता है वीज भी आ रही है, तो एयर फ्लो लिमिटेशंस होती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एयर पिक्चर आती है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के ऊपर। तो ये 5 जो है मेन है, और भी फिनोटाइप्स हैं आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जीना की ये 5 है जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं। ये पूछा जाता है कि फिनोटाइप्स क्या होती है। अच्छा, एंडोटाइप क्या होती है? एंडोटाइप इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये है कि इनका जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, कि ये बीमारी किस तरह से होती है, उसको हम एंडोटाइप कहते हैं। मतलब आप एलर्जिक एस्थमा में जब एंडोटाइप कन्वर्ट करेंगे तो इनको हम कहेंगे ये इयोसिनोफिलिक एस्थमा है। इनकी अंडरलाइन काज क्या है? इयोसिनोफिल है, और वो किसकी वजह से होती है? वो T2 हेल्पर सेल्स की वजह से होती है। नॉन एलर्जिक T1 हेल्पर सेल्स की वजह से होती है, और वो न्यूट्रोफिलिक एस्थमा कहते हैं। ये एंडोटाइप है कि उसका जो पैथोफिजियोलॉजी मॉलिक्यूलर लेवल पे ना, उसे एंडोटाइप कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, MCQs भी आता है, आपसे वाइवा में भी पूछते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस आप सब लोगों को पता है ब्रोंकियल एस्थमा के लिए आपने क्या करना है। क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, सिम्टम्स आपने देखनी होती हैं, वेरिएबल सिम्टम्स होंगी, सीजनल होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम, मॉर्निंग इवनिंग की वेरिएशन के साथ आपके पास पेशेंट आएंगे। ठीक है, और फिर उसको आपने कंफर्म करना है। कंफर्म किस तरह से करना है वो आगे मैं एक चार्ट जल्दी से आपको बताऊंगा। उसमें 3-4 मेथड है हमारे।
आप हम कॉमनली कौन सा यूज़ करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी करते हैं, उसके भी 2 मेथड है, बच्चों में थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज है। फिर हम एथाक्लिन चैलेंज टेस्ट वगैरह करके भी देखते हैं कुछ पेशेंट्स में, कुछ में हम पीक फ्लो रेट देखते हैं और डायगोनल वेरिएशन उसकी नोट करते हैं, वो कितनी है, ये एमसीक्यूज है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आपने याद रखना है ब्रोंकियल अस्थमा के कुछ टिपिकल सिम्टम्स होती हैं, जिसमें आपने देखना होता है कि वीजेस हैं, डिस्निया है, चेस्ट टाइटनेस है, कफ है, और ये वही जो हमने डेफिनेशन की थी, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, ठीक है। वही उन्होंने कहा जी कि सिम्टम्स वेरिएबल होती हैं ओवर द टाइम, इंटेंसिटी में भी वेरिएबल होती हैं, टाइम के हिसाब से भी वेरिएबल होती हैं, और नाइट पे ज़्यादा होंगी या मॉर्निंग पे ज़्यादा होंगी, दिन में ठीक होंगी, एक्सरसाइज से, एलर्जन से, कोल्ड एयर से, उनसे हो जाएंगी। अच्छा, अब जो सबसे नीचे पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है जो आजकल चल रहा है, सिम्टम्स ऑफन अपीयर आर वर्सन विद वायरल इन्फेक्शंस। कई ब्रोंकियल अस्थमा होते हैं जो बॉर्डर लाइन चल रहे होते हैं, उनका लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो एस्थमेटिक होते हैं, लेकिन वो भी आपके स्टेप 1 के ऊपर होते हैं, वो उनको इतनी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आती। लेकिन जो ही वायरल इन्फेक्शन होती है उसके बाद उनको ब्रोंकोस्पैज्म आना शुरू हो जाएगा, वो कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को लेबल कर दिया जाता है जी कि पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस हो गया, हालांकि वो पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस इज समथिंग एल्स। तो इट इज बेसिकली उनका जो ब्रोंकियल अस्थमा था वो वर्सन हुआ है, वो जो ही वायरल इन्फेक्शन हुई है, क्योंकि ये जितनी भी आजकल वायरल इन्फेक्शन ये सारी उसकी वन ऑफ द कॉमनेस्ट काज है जो खराब है। उसको सिंपल सा तरीका है डायग्नोज करने का, सिर्फ स्पायरोमेट्री विद ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी करा लें, ब्रोंकाइटिस में उसकी इतनी रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, उसमें हो जाएगी, ये सिंपल सा मेथड आपको जहाँ पे भी डाउट होगा। तो ये भी वन ऑफ द कॉमन काज है जो इसमें अस्थमा को खराब करके उसके साथ आती है। ये चार्ट अब सब पीजीएस को आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट, यही इसके अंदर से आपके 3-4 एमसीक्यूज बनेंगे, एससीक्यू इसी के ऊपर बनता है, और ये बड़ा मुश्किल सा लगता है। बस आपने याद रखना है कि सिम्टम्स जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, टिपिकल सिम्टम्स हो ब्रोंकियल अस्थमा की, प्लस ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी कितनी हो। आपको याद होगा पहले मैंने जब अपना एमबीबीएस किया था तो उस वक्त FEV1 कितनी थी, आपको किसी को पता है, या कितनी वॉल्यूम पे कहते थे कि ये डायग्नोस्टिक है? मोर देन 400 ml थी। अभी जो लेटेस्ट में उन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा है या तो 12% से ज्यादा हो आपकी इंक्रीज हो जाए पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी, या उसको अगर आप ml में लेंगे तो 200 ml से ज्यादा हो तो फिर आप उसको क्या कह देंगे, लाइकली ब्रोंकियल अस्थमा है। और अगर आप इसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हैं, फिर ये वो डेफिनेशन है मोर देन 15 और 400 जो हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, फिर इसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये शॉर्ट शार्ट आपका क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ठीक हो गया। अच्छा, बच्चों में 12% है, ठीक है, और इसमें आपने वही ब्रोंकोडायलेटर हम देते हैं 10 से 15 मिनट के बाद वेंटोलिन वगैरह से या किसी भी प्रोट्रोबियम वगैरह से करके, और उसके बाद हम उसकी रीडिंग ले लेते हैं, एक बेसलाइन पे लेते हैं स्पायरोमेट्री और एक फिर पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर लेते हैं 15 से 20 मिनट। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो जो आपको याद होना है, वो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो आप जो चेक करते हैं। अगर आपने डायगोनल वेरिएशन देखी है कि और उसकी वेरिएबिलिटी मॉर्निंग और इवनिंग में जो PEFR देखा वो 10% से ज्यादा आया, तो ये भी टिपिकल ब्रोंकियल अस्थमा होगा, ठीक है। बच्चों में 13% है, अडल्ट में 10% है। इसी तरह फिर एक और आपने क्राइटेरिया देखना होता है कि आप 4 वीक्स के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं, उनको ओरल स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने अगेन FEV1 देखनी है, और वो वही है कि 12% से बढ़ जाए या 200 ml से बढ़ जाए। ये दोनों चीजें स्पायरोमेट्री के अंदर दी हुई होती हैं, वो 200 ml भी दिया होता है और 12% भी दिया होता है। अभी जो आगे टॉक्स वगैरह आ रहे हैं उसमें हम ये रखते हैं कि बेस लाइन पे स्पायरोमेट्री इतनी थी, इस पे इतनी थी, आपके ख्याल में क्या है COPD। पहले तो आपसे पूछेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव है, रिस्ट्रिक्टिव है, फिर आपसे पूछेंगे कि ये COPD की तरफ है, ब्रोंकियोलाइटिस की तरफ है, या ब्रोंकियल अस्थमा की तरफ है। इस तरह पर फिर कोई नीचे मैनेजमेंट के क्वेश्चन ये आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वो ये वैल्यूज रट्टा है, इसमें बस रट्टा लगाना है आपने, 12% और 200 ml को नहीं भूलना, ठीक है। और जो डायगोनल वेरिएशन है वो आपकी PF की वो 10% है। इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं 10-12 को आपस में। जो FEV1 है, फोर्स एक्सपिरेटरी वाले में फर्स्ट सेकंड, इट इज 12%, और जो आपकी PF है वो 10% है, अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको सिम्टम्स ही नहीं होती, जो एस्थमा के टिपिकल हिस्ट्री देते हैं, लेकिन जब आप उसको मुआयना करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उसमें कोई फाइंडिंग आपकी पॉजिटिव नहीं आ रही होती। फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, फिर उसमें हम ये नीचे वाला टेस्ट करते हैं जो 2 किस्म की हैं, जिसको हम चैलेंज टेस्ट कहते हैं। एक एक्सरसाइज चैलेंज टेस्ट के नाम से है, और एक ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट होती है। इसमें पाकिस्तान में ये मेथाक्लिन वगैरह इससे किया जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हिस्टामिन डेरिवेटिव है, जो आप देते हैं तो आपके स्पैज्म होता है, तो आप
खुद इंड्यूस करते हैं उनमें स्पैज्म, और फिर उसके ऊपर उनकी FEV1। अच्छा, यहाँ पे जब आपने देखना है ना, तो वहां पे हमने क्या कहा था, ब्रोंकोडायलेटर देने से इंक्रीज होता है, यहाँ पे फॉल होगा। जब आप देंगे ना, उसकी जो बेस लाइन होगी उसमें फॉल होगा। ये भी वही है 10%, इसमें यहाँ पे उन्होंने कर दिया जो 12% था। ये थोड़ा सा याद रखना। FEV1 जब इंक्रीज होगा तो 12% सिग्निफिकेंट, और डिक्रीज होगा तो 10% है, लेकिन 200 ml ही दूसरा रखा है। ये थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। एक्सरसाइज टैलेंट टेस्ट में आप फॉल देखेंगे और 10% होगा FEV1 में, और अब जब आप ब्रोंकोडायलेटर देखेंगे तो आपने 12% पे रखना है, और वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह फिर ये लंग की नीचे वेरिएशन, एक्सेसिव वेरिएशन है लंग्स की, ये लास्ट हमारा इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, जो आप देखते हैं आउटसाइड आप रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है, ठीक है। और इनके साथ आपने करना है कि 2 डॉक्यूमेंटेड एक्सपिरेटरी फ्लो लिमिटेशन आपकी आ जाए एट ए टाइम व्हेन FEV1 इज रिड्यूस्ड, ऊपर के साथ से, और आपकी FEV1 इज आल्सो रिड्यूस्ड, ठीक है जी। ये आपका क्राइटेरिया बनता है एस्थमा का, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है जो सबको आना चाहिए। इसी में से MCQ आएंगे आपके, इसी में से SCQ भी आता है। SCQ तब आते नहीं है, आपके वाइवा में जो टॉक्स वगैरह चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बस ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। ये सबसे बोरिंग चीज़ जो है ना, वो ब्रोंकियल एस्थमा में जीना में सबसे ज़्यादा यही है। ये एक तरफ से आके दूसरी तरफ से निकल जाती है, तो ये बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगी। अच्छा, गोल्स क्या होते हैं, किसी भी बीमारी का गोल क्या होता है? सिम्टम्स कंट्रोल करें, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को आप प्रिवेंट करें, उसकी एग्जर्सर्बेशंस को करें, पेशेंट का लाइफस्टाइल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव करें, उसकी हॉस्पिटलाइजेशन कम करें, मॉर्बिडिटी मोर्टिलिटी उसके साथ जो एसोसिएटेड है वो कम कीजिए। यही सारी चीज़ें, यही गोल हमारे अस्थमा में है, यही गोल हमारा COPD के अंदर है, ठीक है। अच्छा, इसमें जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम किस तरह से करते हैं, हम उसकी सिम्टम्स को रिव्यू करते हैं, फिर उस पर असेस करते हैं और एडजस्ट करते हैं। रिव्यू क्या करते हैं जी, कि इसकी कितनी सिम्टम्स हैं, किस स्टेज पे खड़ा है, कितनी डे नाइट, और आपकी जो डे में सिम्टम्स कितनी हैं, नाइट पे कितनी हैं। फिर हम असेस करते हैं कि कोई और जो कंट्रोल है वो कैसा रहा, इसका डायग्नोसिस हमारा ठीक था, सिम्टम्स कंट्रोल कैसा रहा, कोई और रिस्क फैक्टर तो नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है इनके साथ, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इनहेलर टेक्निक और एजुकेशन करनी होगी आपको। तो ये चीज़ें हमने देखनी है, और फिर हमने उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देनी है। वो फार्माकोलॉजिकल भी होगी जो हम ये ब्रोंकोडायलेटर्स की सूरत में देते हैं, वो सर्जिकल भी होती है, वो आपकी जो जिस तरह भी मैंने बताया, वो एजुकेशन भी है, वो काउंसलिंग भी है, वो सारी चीज़ें उसकी ट्रीटमेंट में आएगी जो एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए कि एक हम कहते हैं कि रिलीवर्स होती हैं, एक हम कहते हैं कंट्रोलर्स होते हैं। रिलीवर्स वो होते हैं जो फौरन से रिलीफ देते हैं, जिसमें आपके जितने भी ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं, जिसमें जिस तरह से साल्ब्यूटामोल हो गया, इपराट्रोपियम हो गया, ये सारे रिलीवर्स हैं, ठीक है। या ओरल स्टेरॉइड्स को भी हम रिलीवर में डालें। कंट्रोलर्स वो होते हैं जो आपने लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए देने होते हैं, जिसमें इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स आपके आते हैं, ठीक है जी। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी आगे यूज होंगी। एक नई जो जीना की गाइडलाइंस आई, उन्होंने ना एयर टर्मिनोलॉजी यूज़ किया एंटी इन्फ्लेमेटरी रिलीवर के तौर पे। उसमें उन्होंने कहा जी कि ICS हम ऐसी देंगे जो रिलीवर भी है, जो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। मतलब उसमें उन्होंने इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड प्लस फार्मिट्रोल जो रिलीवर है, शॉर्ट एक्टिंग भी है, लॉन्ग एक्टिंग भी है, और साथ स्टेरॉइड भी दे दिया। ये 2 कॉम्बिनेशन में है, ICS फार्मिट्रोल, ICS साबा इज शॉर्ट एक्टिंग विटामिन। ये फौरन से रिलीफ भी पहुंचा देगी जो कॉम्बिनेशन है, और ये लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भी है। इसमें फिर आगे 2 थेरेपी जो 2 स्टडीज थी जिसके ऊपर ये सारा बनाया गया। एक को मार्ट कहते हैं, मेंटेनेंस एंड रिलीवल थेरेपी विद ICS फार्मिट्रोल, और एक को स्मार्ट कहते हैं, सिंगल मेंटेनेंस एंड रिलीवल थेरेपी। एक में MDI यूज है, इसमें DPI का यूज किया गया था, ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो आपका एस्थमा कंट्रोल है ना, ये बहुत अच्छी पिक्चर इस दफ़ा उन्होंने बना के दी है कि आपका स्टेप 1 2 कब कहना है, आपने रखना है पेशेंट को जब उसकी सिम्टम्स लेस देन 4 to 5 डेज पर वीक होंगी, ठीक है ना। ये बड़ा आसान सा है। ये दोनों पेशेंट जब आप पूछेंगे ना अलामतें कितनी एक हफ्ते में कितनी दफ़ा आती हैं, उसने कहा 2-3 दफ़ा आती हैं, तो आपने उसको स्टेप 1 2 पे रखना है। अगर आपके सिम्टम्स मोर देन 1 डे पर वीक हैं, या अवेकनिंग विद रात को वो उठा है, फिर ये आपका पेशेंट स्टेप 3 पे जाएगा। ये बड़ा आसान कर दिया गया है। इसी तरह स्टेप 4 आपका ये होगा कि आपका वही स्टेप 3 है, आप देखिए मोर देन 1 डे पर वीक है, प्लस लंग फंक्शंस अगर कंप्रोमाइज लो होना शुरू हो जाए तो स्टेप 4 पे जाएगा।
और अगर आपका बिल्कुल सारी चीजें करके सीवियरली अनकंट्रोल्ड अस्थमा है तो वो स्टेप 5 पे लग जाएगा। तो ये बेसिकली सिम्टम्स के ऊपर आपने पेशेंट को किस स्टेप से लेके चलना है ये बता दिया गया, ठीक है ना। सिम्टम्स अगर लेस देन 4 to 5 डेज पर वीक है तो 1-2 है, अगर उससे ज्यादा है, नाइट की एक भी दफा वो जागा है तो आप स्टेप 3 पे जाएंगे। अगर उसके साथ लंग फंक्शंस कम हो रहे हैं उसके तो स्टेप 4 है या लो फंक्शंस हैं, और अगर अनकंट्रोल्ड है, सारी आपने पैरामीटर्स किए हैं, वो स्टेप 5 में जाएगा। अब यहीं पे आप नीचे देखेंगे स्टेप 1 में और 2 में क्या है कि एज नीडेड, ये ट्रैक 1 है, एज नीडेड लो डोज ICS प्लस फार्मेट्रोल देना है, ठीक है ना। स्टेप 1-2 वो पुराने वाले हम जो वेंटोलिन और OSS करते थे ना स्टेप 1 का, वो चीजें खत्म होगी, अब ये है। और स्टेप 3 में आपने क्या कर देना है, आपने वो एज नीडेड था 1-2 में, इसमें आपने लो डोज मेंटेनेंस ICS फार्मेट्रोल कॉम्बिनेशन देना है। साथ आप एक नीचे देख रहे होंगे रिलीवर, ये जब आपको जरूरत पड़े तो आप अपने पेशेंट को क्या ना क्या आप रिलीवर भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। स्टेप 4 इज मीडियम डोज पे चला जाना है, पहले लो डोज है, स्टेप 4 में मीडियम डोज है, स्टेप 5 में एड ऑन है और हाई डोज है, ठीक है जी। ये कितनी होती है ये अभी आगे मैं आपको बताता हूँ कि लो मीडियम हाई डोज क्या होती है, ठीक है। तो स्टेप 5 में भी लामा एड ऑन है, वैसे स्टेप 4 में भी अभी हम कर सकते हैं लामा, ठीक है। और फिर इसमें स्टेप 5 में और भी चीज़ें आ जाती हैं, और कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, फिनोटाइप हैं, और वो हम जो IgE के खिलाफ जो देते हैं, मीपोलिजुमैब है, इयोसिनोफिलिक के खिलाफ, वो सारी डिफरेंट जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह जो हम देते हैं बायोलॉजिक्स, वो भी आ गई है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह अगर आपका जो ये है आपका जिन्होंने ट्रैक करना है, ये दूसरा ट्रैक है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा याद फर्स्ट ट्रैक करना है जो प्रेफर्ड वन है, ये लेस प्रेफर्ड है। ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो ये वही है जो आप लोगों ने पढ़ा था पीछे, ठीक है ना। स्टेप 1-2 को उसी तरह से किया, इसको हम आगे स्किप करते हैं, आप पहले वाले ही याद रखें, ठीक है ना। ये सारा वो आ गया जी, ट्रैक 1 प्रेफर्ड वाला जो अभी हमने डिस्कस किया डिटेल से, और ट्रैक 2 जो अल्टरनेटिव कंट्रोलर है कि स्टेप 1, 2, 3, 4 में 5 में क्या करना है। अब अगर आप 5 पे आएंगे ना तो इसमें अब आप देखें एड ऑन लामा है, और फिनोटाइप्स के लिए आपने कंसिडर करना है जो हमने डिस्कस किया है, और फिर उसके हिसाब से हाई डोज भी दे सकते हैं, एंटी-IgE ओमोलिजुमैब दे सकते हैं, 5 मीपोलिजुमैब वगैरह है, बेनलिजुमैब है, ये डिफरेंट है जो अवेलेबल है जो आप स्टेप 5 में ट्राई करते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे ना तो हम आपने देखोगा कि हम बहुत से पेशेंट को जिथ्रोमाइसिन देते हैं, तो इसका रोल भी आप नीचे देख लें, एड जिथ्रोमाइसिन जो सबसे नीचे उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे समझ आ रही है। अब इसमें एक और MCQ आता है कि स्लिट कब दे सकते हैं, वो आपको नीचे नजर आ रहा होगा कि स्लिट हम कब या डाउन किस स्टेप पे कर सकते हैं, ये सबसे नीचे जो लिखा है, ये सारे MCQs है जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, ट्रैक 1 आपको जिस तरह मैंने बताया ये सारी चीजें वही है कि ये स्मार्ट थेरेपी के ऊपर है, और आपका इजी है, और इसमें आपकी कंप्लायंस अच्छी होगी, पेशेंट का कंट्रोल अच्छा रहेगा, उसकी वही सारे जो हमारे गोल्स हैं वो सारे क्राइटेरिया की कितनी होती है। ये चूंकि हम ब्यूटेसोनाइड और फार्मेट्रोल पे बात कर रहे हैं तो आप उसमें देखें स्टेप 1-2 में कितनी है, 1 इनहेलेशन व्हेन एवर नीडेड 6/200 माइक्रोग्राम। अच्छा, जो मीटर डोज होती है ना वो इतनी होती है, और जो डिलीवर डोज है वो आगे उन्होंने बताई है कि कितनी एक्चुअल डिलीवर कितनी होती है पर एक्सेंचुएशन जो एक इनहेलेशन लेते हैं आप। स्टेप 3 में उसी तरह से वो आपकी ट्वाइस हो जाएगी, स्टेप 4 में 2 इनहेलेशन हो जाएंगी, ठीक है। इसका बड़ा आसान सा फार्मूला है, याद रखना है, ब्यूटेसोनाइड को याद रखना है आपने। अगर आपने लो डोज देनी है तो आपकी 200 से 400 है, 400 से 800 मीडियम डोज बनती है माइक्रोग्राम उसकी, और मोर देन 800 आपकी हाई डोज बनती है, ठीक है ना। तो ये इसका सिंपल सा मेथड है कि आपने किस तरह से 1, 2, 3 स्टेप पे लो डोज कितनी देनी है, मीडियम हाई डोज कितनी देनी है। अच्छा, ये हमारा था सारा जो जीना के ऊपर जो हमने किया ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। COPD में अगेन ये गोल्ड को हम फॉलो करते हैं, और गोल्ड की यही डेफिनेशन आपने याद रखनी है जो इधर लिखी हुई है। 3 एंटिटीज हैं, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियलाइटिस एंड एम्फाइसीमा, ठीक है जी। पैथोफिजियोलॉजी आपको पता है, स्मोकिंग रिलेटेड है, इंडोर्स पोल्यूशन हैं, आउटडोर पोल्यूशन हैं, वो सारी आपकी लंग डैमेज करती हैं, और वो सारे उसकी वजह से म्यूकस सेल्स की प्रोडक्शन और वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक नई चीज़ आई थी इसमें ना कि इटियोटाइप के ऊपर इन्होंने COPD को एक्सप्लेन किया है। उसमें इन्होंने कहा जी कि जो जेनेटिकली होती हैं उसको COPD-G डाल दिया, जिस तरह अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को कहते हैं, ठीक है। फिर अब नॉर्मल लंग डेवलपमेंट से होती है, D से डेवलपमेंट लेके उसे COPD-D कह दिया। इस तरह सिगरेट से COPD-C कह दिया, पोल्यूशन से P कह दिया, इन्फेक्शन से I कह दिया, COPD अस्थमा को A कह दिया। जो ये COPD अस्थमा ये वो है जिसको हम पहले कहते थे अस्थमा COPD ओवरलैप, उन्होंने अब इसमें अलग अलग कर दिया। उन्होंने कहा COPD और अस्थमा दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं,
और एक अननोन काज है जिसमें आपको सीओपीडी की काज की पेशरतें नहीं मिलती, उसको उन्होंने यू पे डाल दिया। ये एमसीक्यूज में पूछते हैं हमसे, ठीक है, ये अभी नहीं इसमें डाली है। अच्छा, इसमें भी अगेन सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है। क्रोनिक कफ है, आपका स्पूटम है, वीजिंग है, फटीग है, डिस्निया है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री भी हो भी सकती है अगर अल्फा 1 है, और अगर नहीं है, स्मोकिंग है तो उसमें नहीं होगी। बाकी रिस्क फैक्टर्स आपको जिस तरह बताए थे, जेनेटिकली लो बर्थ वेट वगैरह है, प्री मेच्योर है, उनमें हो सकती है। स्मोकिंग जो करती हैं उनमें हो सकती है। फिर ये फ्यूम्स वगैरह से होती है, ऑक्यूपेशनल वेपर्स हैं, डस्ट है, उनसे हो सकती है, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अगेन वही है कि आप ब्रोंकोडायलेटर करेंगे सिम्टम्स के साथ, FEV1 और FEVC रेशियो लेस देन 0.7 होगी, और पोस्ट ब्रोंकोडायलेशन के बाद की बात करें और कोई ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, माइल्ड सी हो भी सकती है, ठीक है। अच्छा, ये एक आई है प्रिज्म, प्री सीओपीडी उन्होंने इसको कहा ना, हम जिस तरह कहते थे ना प्री डायबिटिक होते हैं, तो इसी तरह से प्री सीओपीडी भी है। प्री सीओपीडी कहते हैं कि जो पेशेंट्स जो आगे ओवर द टाइम सीओपीडी जिनमें कन्वर्ट हो सकती है उनको हम प्री सीओपीडी कहते हैं, ठीक है। उसमें प्रिजर्व्ड रेशो होती है, उनमें FEV1 और FEVC रेशो आपकी मे बी मोर देन 0.7 हो, उसमें ना हो, इसको प्रिज्म भी कहते हैं और प्री सीओपीडी भी कहते हैं। ये वो पेशेंट है जो ओवर द टाइम सीओपीडी डेवलप कर लेंगे। ये एक नया इन्होंने टर्मिनोलॉजी गाइडलाइन में यूज़ की थी। अच्छा, डिफरेंशियल आपको बस रैपिडली बताने हैं। सीओपीडी अस्थमा है, CCF ब्रोंकियोक्टेसिस, TB ओब्लिटरेटिव ब्रोंकियोलाइटिस, पेन डिफ्यूज पेन ब्रोंकियोलाइटिस, वो हैं ये फॉर्म आप लोगों ने देखे हुए हैं सारे। अच्छा, इसके बाद ये बस आपको चार्ट आना चाहिए गोल्ड में ABE का। ABE किस तरह बनाते हैं जी, ये पहले ABCD था, अभी ABE कर दिया है। आपने मॉडिफाइड MRC कैलकुलेट करना है, अगर वो 0-1 पे है तो वो A में आएगा, मोर देन 2 है तो B और E में आगे चला जाएगा, मतलब X एक्सेस पे। Y एक्सेस पे आपने गोल्ड ले लेना है, उसकी कौन सी क्लास है। ये गोल्ड वही है जो आप FEV1 पे हम डिवाइड करते हैं ना, मोर देन 80 है तो माइल्ड है, 50 to 79 मॉडरेट गोल्ड 2 में आ जाती है, फिर सीवियर और वेरी सीवियर लेस देन 30 पे आती है। इसी तरह एग्जासर्बेशंस देखनी है, 0 और 1 मॉडरेट एग्जासर्बेशन है जिसमें हॉस्पिटल की नी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत थी, वो आपने नीचे रखना है, मोर देन 2 को, और एक भी सीवियर एग्जासर्बेशन थे उसके ऊपर रखना है। तो इसके ऊपर ये जो बनेगा वो पेशेंट जिस ग्रुप में फॉल करेगा आपने उस ट्रीटमेंट में करना है, ठीक है जी। ये बेसिकली आपका ABCD पहले कहते थे, अभी ABE कहते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, ये अब वो क्या है, डिस्निया स्केल MMRC, ये आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, 1 0 1 2 3 4 होता है, ठीक है जी। इसी तरह कैट स्कोर क्या होता है, कफ असेसमेंट स्कोर कहते हैं, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था ना कि कैट इतना होगा इतना होगा। ये 8 क्वेश्चन हैं, 0 to 5 मार्क्स हैं, उसके ऊपर वो आपने उसे फिल करना है, वो जितना उसका बनेगा तो स्कोर वो यहाँ पे लिख देंगे कि इतना इतना स्कोर है, ठीक है जी। मैनेजमेंट में अगेन वही है जो हमने ब्रोंकियल अस्थमा में कहा था, रिव्यू करेंगे, असेस करेंगे और एडजस्ट करेंगे, वही उसी तरह से वही चीज़ें जो अस्थमा की, ठीक है। डायग्नोसिस उसी तरह से जो अभी मैंने बताया कि आपने सिम्टम्स देखनी है, उसकी हिस्ट्री लेके ब्रोंकोडायलेटर करना है और आपका अस्थमा उसके ऊपर COPD डायग्नोसिस बनेगा। प्लान हमारा अगेन वही होता है जो मैंने आपको बताया कि उसकी इनहेलर टेक्निक, उसकी एजुकेशन, उसकी कोई कोमार्बिड्स हैं उसको वो सारी आपने करनी है। स्मोकिंग अगर कर रहा है उसको बचाना है, वैक्सीनेशन का बताना होता है, लाइफस्टाइल बताना है, मेडिकेशन का बताना है, बाकी जो बीमारियाँ हो, कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ओबीस है, डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, एंजाइटी है, उनको भी आपने साथ असेस करना है और उसको भी ट्रीट करना है पेशेंट। ये है उसके ऊपर जो अभी हमने कहा ना, ग्रुप A-B में, A में आपने ब्रोंकोडायलेटर देना है जब ज़रूरत पड़ेगी, B में आपने लाबा या लामा देना है, ठीक है, और E में आपने लाबा प्लस लामा देना है। और स्टीराइड आपने कब एड ऑन करनी है, जब इयोसिनोफिल लेवल 300। इसको एक और भी है, वो भी यहीं से आप देखें जो आपने बताया ना कि ग्रेटर देन 2 मॉडरेट एग्जासर्बेशन हो या 1 सीवियर एग्जासर्बेशन की काज हो तो भी ग्रुप E में जाएगा, और उसको भी आपने इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड्स उसके साथ दे सकते हैं, ठीक है। ये कैट स्कोर जो हम बात कर रहे थे, कफ असेसमेंट 10 से कम है तो पीछे, ज़्यादा है तो आगे आपने एक्स एक्सेस पे आगे कर देना। ये हैं वो गाइडलाइंस जो हमें कहती हैं कि आपने ट्रिपल रिज्यूम देना है, जिसमें लामा प्लस लाबा प्लस इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। स्ट्रांगली फेवरेबल क्या है कि अगर वो हॉस्पिटलाइज हुआ है किसी भी एग्जासर्बेशन में, एनी COPD लीडिंग टू हॉस्पिटलाइजेशन इज सीवियर एग्जासर्बेशन, ठीक है, वो हुआ है तो भी आप इनहेल दे सकते हैं। ग्रेटर देन 2 मॉडरेट हुई है, मॉडरेट से मराद है एक्सासर्बेशन हुई लेकिन वो घर पे ही मैनेज
कर ली, उसने स्टेरॉइड दिया आपने बाकी चीज़, वो मॉडरेट कहते हैं। अगर वो 2 से ज़्यादा एक साल में है तो भी आप दे सकते हैं। इयोसिनोफिलिक काउंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मोर देन 300 अगर आपका आ रहा है तो भी आप दे सकते हैं। और अगर साथ में उसको ब्रोंकियल अस्थमा भी है तो भी ये स्ट्रांग है। फेवरेबल में क्या है कि 100 से 300 में इयोसिनोफिलिक काउंट हो, एक मॉडरेट हो, ये फेवरेबल है, आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और अगेंस्ट क्या है कि एक पेशेंट है जो कोई भी निमोनिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है, सीओपीडी का, इयोसिनोफिलिक काउंट लेस देन 100 आ रहा है, कोई भी माइकोबैक्टीरियल टीबी की उसको पुरानी हिस्ट्री है, तो उनमें आपने कोशिश करनी है कि इसे स्टेरॉइड ना दिया जाए। ये एक टेबल इंपॉर्टेंट है, ये जो हम कर रहे थे ना, कब देना है कब नहीं देना। इनिशियली तो आप कहते थे ना स्टेरॉइड देने ही नहीं है, अब वो दूसरी तरफ आ रहे हैं कि आप देना है, किन कंडीशन में देना है। अच्छा, ये डिफरेंट हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं, एमडीआई हैं, डीपीआईज हैं, जो हमारे पास तो इनमें से कम ही अवेलेबल हैं, बाहर तो ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। ये अब जिसमें आप देख रहे हैं ना, टायोट्रोपियम आपके पास और ग्लाइकोपाइरोनियम दोनों डीपीआई में अवेलेबल हैं हमारे पास, लॉन्ग एक्टिंग लामा जो है, ठीक है ना, एंटीकोलिनर्जिक्स में। और ऊपर जो लाबन है उसमें फार्मिट्रोल है, और ये इंडेक्टरोल भी अभी हमारे पास आ चुका है, साल्मिट्रोल भी मौजूद है, ठीक है। और वो शॉर्ट एक्टिंग में फिर सारे हैं, लिवाब्यूट्रोल, साल्बिट्रोल, वो ज़्यादातर टर्बिटोलिन या टैबलेट्स में हम और सिरप्स में यूज़ करते हैं। ये आगे इनके फिर कम्बिनेशन है, इसी तरह से जिस तरह अभी हम जो बात करें इंडेक्टरोल और ग्लाइकोपाइरोनियम है, ये कम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह से फार्मिट्रोल, ग्लाइकोपाइरोनियम एज सच नहीं विद इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड एमडीआई में अवेलेबल है, तो ये डिफरेंट है। वायलेंट्रोल और म्यूक्लेडियम वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अमाइनोफाइलिन वगैरह, थियोफाइलिन अवेलेबल हैं, लेकिन हम कम ही यूज़ होती हैं वो भी आजकल, ठीक है जी। ये डिफरेंट कम्बिनेशन हैं। फिर म्यूकोलिटिक्स हैं, रोफ्लूमिलास्ट हम दे सकते हैं, उसमें एडोसिस्टीन, कार्बो और एनासिटाइलसिस्टीन है, लेकिन इनकी जो एविडेंस है वो थोड़ी सी वीक है यूज़ की। अच्छा, इंटरवेंशन अगेन वही है, ब्रोकोडाइलेटस हमने बता दिए, लाबा लामास प्लस लाबा लामा और इनहेल कार्टिको, ये वही सारा है जो हम करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी में रोफ्लूमिलास्ट है। फिर वैक्सीन्स का कहते हैं, मैक्रोलाइड्स में आपको बता रहा था, जैसे एजिथ्रोमाइसिन आपने देखा होगा, हम देते हैं कई पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म देते हैं, और जिनमें उसकी वजह से एक्सरसेबेशंस कम होती हैं, फिर उसको हम प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने से पहले 2-3 चीज़ें आपने देखनी होती है। एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रूल आउट करना होता है, लॉन्ग क्यूटी वगैरह को रूल आउट करना होता है कोई, ठीक है। उसके बाद आप वो स्टार्ट कराते हैं मैक्रोलाइड्स। इसी तरह NSAID-सिस्टीन वगैरह, इनका भी रोल है, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी स्मोकिंग सेजेशन है, रिहेबिलिटेशन लंग की हम जो करते हैं, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरीज आती हैं, वो कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें इंडिकेशन बनती है तो हम उस पर जाते हैं। विटामिन डी और मास्क वेयरिंग, ये वो चीज़ें जो आपको ऑक्यूपेशनल सीओपीडी या ब्रोंकियल अस्थमा है उन पेशेंट्स में हम कहते हैं कि ये आपने शील्डिंग में ये ज़रूर यूज़ करनी है। अच्छा, ये अब एक बेसिकली अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप था, जिसको पहले एक अम्ब्रेला टर्म के तौर पे उन्होंने यूज़ किया। अभी गोल्ड ने इसको किया है जी कि आप इसको अस्थमा प्लस सीओपीडी नॉट ए सिंगल एंटिटी नहीं है, ये एक डिजीज़ में ना डालें इसको आप डिफरेंट फिनोटाइप के हिसाब से कैरेक्टराइज करें, ठीक है। और इसमें इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी कि अगर वो पेशेंट प्रीडोमिनेंटली एस्थमेटिक है तो आप उसमें स्टेरॉइड की तरफ ज़्यादा जाएंगे, अगर प्रीडोमिनेंटली सीओपीडी है तो फिर आप लामा लाबा की तरफ ज़्यादा जाएंगे। ये बस इसका इतना ही सा कॉन्सेप्ट है जो भी दिया है उन्होंने, ठीक है ना। ये वो जो मैं बता रहा हूँ, फॉर एस्थमा फॉर सीओपीडी आपने क्या करना है। तो ये बेसिकली ओवरलैप की वही अगेन चीज़ें वही बता रहे हैं जो सादा आपको मैंने बताया कि वही जो हमने डिस्कस किया है, इयोसिनोफिलिया, एक्सरसेबेशन, उसमें आपने स्टेरॉइड देने हैं और नीचे किस तरह देने हैं, ये पीछे हम कर चुके हैं सर। डेट वाज, थैंक यू। फाइल होती भी नहीं। स्लाइड दोबारा दिखाएंगे कि इनहेल कॉर्टिकोइड स्ट्रांगली फेवर है, एक सीवियर, 2 मॉडरेट, इयोसिनोफिलिया और एस्मा। इसमें बस जो एक चीज़ बस याद रखनी है, अगर निमोनिया की हिस्ट्री है या टीबी की इन्फेक्शन की है तो उसमें कोशिश करना है आप अवॉइड करें। इनहेलेशनल की बात हो रही है, ओरल की बात हो रही है। इनहेलेशन ओरल अगर एक्सरसेबेशन कोई भी आएगी तो इस फर्स्ट लाइन आपकी ट्रीटमेंट आई हैव टू गिव, वो शॉर्ट टर्म है, जरी बात है, वो इतना असर नहीं होता, ठीक है। वो क्रॉनिक परसिस्टेंट, वो जो मैंने फिनोटाइप इसलिए वो बताई थी, वो सारी स्टेरॉइड डिपेंडेंट चौथे नंबर वाला जो था ना वो, ये अभी ये वाला, ये जो कंजेस्टेड एयर फ्लो लिमिटेशन है ना, और उसमें अगेन वही एयर रिमॉडलिंग है, और वो पेशेंट्स की कैटेगरी की बात करें, उसमें भी स्टेरॉइड हम अभी उसमें भी 2 ऑप्शन हैं। आप मिनिमम डोज पे रखिए उन्हें, पहली बात स्टेरॉइड के ओरल अगर आपने देने, और अगर आपको उनकी कॉम्प्लिकेशंस का तो फिर स्टेरॉइड स्पेयरिंग पे जा सकते हैं,
उनमें स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स भी देते आपने हैं। कभी एज़मा के पेशेंट को एज़ाथाइरोपिन ने कुछ दिया है एज मैडम 5-6 पेशेंट चल रहे हैं मेरे।